नया सब्जेक्ट है फंक्शनल मैनेजमेंट। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस वो गया, उसकी जगह भी ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आपको बेसिक्स, पहले तो सिलेबस आपको फर्स्ट पेज के ऊपर दिया है, देखो। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, उसमें आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट इज एन आर्ट साइंस, फिर मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी हेनरी फेयल और फ्रेडरिक टेलर दोनों। तो अपने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हूँ। जो 4 पॉइंट लिखे ना उसी तरह से 4 पॉइंट के अंदर, यानी मतलब 3 लेक्चर के अंदर ये पूरा हो जाएगा। तो अपने आज शुरू करते हैं। फर्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था 25 जून को एंड सेम में, ईएस लिखा हो यानी एंड सेम। लेकिन यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से मिड सेम में पूछा गया था 21 फरवरी 2025। राइट, उस वक्त यानी 3 अलग अलग एग्जाम होती थी। यानी पिछले साल की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो द टर्म मैनेजमेंट इज व्यूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। हर कोई इसकी अलग अलग डेफिनेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर हैव कंसिडर्ड मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस कवरिंग वेराइड एक्टिविटीज। वेराइड की जगह पे डिफरेंट एक्टिविटीज लिख सकते हैं। राइट, तो प्रैक्टिशनर यानी मैनेजमेंट को समझाने वाले ऐसा मानते हैं कि उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि मैनेजमेंट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह से ही है। यानी मतलब जिस तरह से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जबकि सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो ग्रुप ऑफ पर्संस, लोग साथ में मिलकर मैनेजमेंट कर सकते हैं, कभी भी अकेला इंसान मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। दस डिफाइनिंग मैनेजमेंट इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। कॉम्प्रिहेंसिव यानी क्लियर, डिटेल्ड, वो डिफिकल्ट है। हाउएवर द टर्म मैनेजमेंट, उसको 3 अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। तो याद रखो, ऊपर क्वेश्चन देखो सेकंड वाला, क्यूसी का मतलब क्वेश्चन कवर्ड। जहां पे भी क्यूसी लिखा हो इसका मतलब क्वेश्चन कवर्ड। तो डिफाइंड मैनेजमेंट लिखा है, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यानी ओपिनियन, मंतव्य, फ्रॉम विच मैनेजमेंट इज अंडरस्टूड। तो पहले मैनेजमेंट देखो, इसमें 3 लिखे हैं ना, तो तीनों तीन में ये रहे, ए बी और सी। तो सोच लो कि सिर्फ ये आधे पौने पेज का आंसर 10 मार्क का पूछा था। राइट, तो मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। द वर्ड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब फील्ड ऑफ स्टडी, यानी स्टडी करवाનું ક્ષેત્ર કહેવાય, और दैट हैव वेल डेवलप्ड डिफाइंड कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं और कंसेप्ट यानी ख्याल डेवलप किए जाते हैं। सो जब मैनेजमेंट को अपने डिसिप्लिन मानते हैं, तो मैनेजमेंट कंप्राइजेस, कंप्राइजेस मतलब इंक्लूड्स, कंप्राइजेस ऑफ ना याद रहे तो इंक्लूड्स लिख सकते हो, वेराइड रिलेटेड कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, द नॉलेज ऑफ विच हेल्प्स इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। इन सब का नॉलेज किसी भी मैनेजमेंट को समझाने में मदद करता है। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। आगे अपने देखेंगे, मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट आपको प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है, वेराइड यानी डिफरेंट प्रिंसिपल्स। लाइक आर्ट, एंड लाइक आर्ट, वो आपको एप्लीकेबिलिटी मतलब कैसे अप्लाई करना है ऐसे प्रिंसिपल्स को, इस प्रिंसिपल को अपने इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में समझाता है। अब मैनेजमेंट एज ग्रुप ऑफ पीपल, मैनेजमेंट इज समटाइम्स रिफर्ड एज ग्रुप ऑफ पीपल विच मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, दोज पीपल, वो सारे लोग आ गए जो मैनेजरियल फंक्शंस करते हैं। अब इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक मैनेजरियल और दूसरे नॉन मैनेजरियल। मैनेजरियल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर उन्हीं लोगों को इंक्लूड करेंगे जो मैनेजरियल है, नॉन मैनेजरियल को इंक्लूड नहीं करना है। तो मैनेजर, मैनेजमेंट का मतलब इस कंसेप्ट, ये पूछेंगे एमसीक्यू में, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू, ये कौन से कंसेप्ट में आता है? तो ये आएगा ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर आएगा। और साइंस एंड आर्ट लिखा हो तो वो कौन से कंसेप्ट में आएगा? एज ए डिसिप्लिन में आएगा। फिर मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब सिस्टमेटिक वे ऑफ हैंडलिंग एक्टिविटीज, किसी भी एक्टिविटी को संभालने का सिस्टमेटिक तरीका। तो मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी हम पूरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आ गई। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज एंड सब एक्टिविटीज दैट मैनेजर्स डू टू गेट वर्क डन बाय अदर्स। यहाँ पे देखो, डन बाय अदर्स वो एक्स्ट्रा है, ऊपर नहीं है।
यहाँ याद रखो, आपको पूछे ना कि अगर एक्टिविटीज और सब एक्टिविटीज तो कौन सा कंसेप्ट, तो प्रोसेस। तो तीन अलग अलग एमसीक्यू इसमें बने। पहले डिसिप्लिन में क्या, कि साइंस एंड आर्ट लिखा हो तो डिसिप्लिन है, बराबर। और व्हाट मैनेजर्स डू लिखा हो तो ग्रुप ऑफ पीपल है। और मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस कब आएगा, कि जब हमको ये पूछा गया हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज या सब एक्टिविटीज उसमें इंक्लूड होती है। अब आता है इसके बाद डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, द डाइवर्स परस्पेक्टिव ऑफ डाइवर्जेंट ग्रुप, डाइवर्जेंट यानी डिफरेंट ग्रुप्स, सबके अलग अलग ओपिनियंस है ऑन द टर्म मैनेजमेंट मेक इट डिफिकल्ट टू डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट प्रिसाइसली। ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, सीधे अपने चार डेफिनेशन से शुरुआत करनी है, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको नाम के साथ में पूछा जाएगा। अच्छा एक बात और, ये मैंने उसी पैम्फलेट में से बनाया जो कॉलेज के अंदर से प्रोवाइड किया गया था, एक बुकलेट प्रोवाइड की जाती है कॉलेज में से, उसी में से बनाया, पर वो बहुत लंबा लंबा था ना, तो इसको मैंने शॉर्ट में अमुक जगह पे किया है। तो देखो, प्रोडक्शन एफिशिएंसी डेफिनेशन, प्रोडक्शन या तो एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखो, आपको पूछेंगे ये कि एफ डब्ल्यू टेलर की डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन। तो चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि प्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने बताया कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग, सबसे पहले जानो कि व्हाट यू वांट टू डू, तुमको क्या करना है, एंड देन सी दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। सेम डेफिनेशन थी अपने। और वही काम सामने वालों से अपने क्या करेंगे, एकदम सस्ते और अच्छे। तो देखो, सस्ता और अच्छा यानी एफिशिएंसी हो गई ना, और काम करवाना यानी प्रोडक्शन भी हो गया। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद में डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन। मैनेजर्स हैव to take vital यानी important decisions to manage the organization. A renowned management thinker, Peter Drucker, is of view that managers has to continuously take decision। मतलब मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन लेना होता है। तो इसीलिए वॉट एवर मैनेजर डज इज ओनली थ्रू डिसीजन मेकिंग। तो दो नाम याद रखेंगे इसमें, पीटर ड्रकर और स्टैनली वेंस। दोनों को डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन के साथ में अपने अटैच करना है। Management is the process of decision making and control over the action of people for the purpose of accomplishing pre-decided goals। कौन से गोल्स अपने अचीव करने, प्री डिसाइडेड मतलब पहले से हमको पता है ये गोल्स अपने डिसाइड किए हुए हैं। तो इसका मतलब प्रोसेस, जब वर्ड आए ना तो डिसीजन, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल करना, तो डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन होगी। यानी इसमें मकसद तो यही है कि आप क्या करोगे, प्री डिसाइडेड गोल्स को कंप्लीट करोगे। फिर पीपल हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट में लिखा है, इसमें लॉरेंस एप्ली भी आता है और कुंज भी, किसके अंदर, पीपल ओरिएंटेड, राइट। यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए थ्रू एफर्ट्स ऑफ पीपल लिखा है, इसका मतलब पीपल ओरिएंटेड हो गया। विद द एफर्ट्स ऑफ पीपल ओनली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव्ड। लॉरेंस एप्ली डिफाइंड मैनेजमेंट एज मैनेजमेंट इज द अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू एफर्ट्स ऑफ पीपल। सिमिलरली कुंज हैज डिफाइंड मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। देखो आया ना, मैनेजमेंट आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखो, लोगों के साथ में भी काम करना है और लोगों के पास से भी, थ्रू का मतलब उनके पास से काम निकलवाना है। और विथ का मतलब उनके साथ काम करना है। फिर आता है उसके बाद में फंक्शन ओरिएंटेड यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन एफर्ट्स। देखो यहाँ क्या आ गया, फंक्शन, चार फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अपने देखते थे, यहाँ पांच लिखा हुआ है, बराबर ने। और ये डेफिनेशन जितने फंक्शन मैनेजर्स परफॉर्म करते वो सब आ गए। तो पांच फंक्शन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसको करना है ये सब, तो ह्यूमन एफर्ट्स को। मशीन को डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मशीन की स्विच तुमने चालू की तो मशीन अपना काम करेगा, लेकिन इंसान को समझाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सब करना पड़ता है। तो दिस डेफिनेशन एम्फेसाइज, एम्फेसाइज यानी मतलब भार आपको, फोकस करना, द वेराइड फंक्शंस परफॉर्म बाय मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो, डेफिनेशन और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, एकदम इजी क्वेश्चन, पूरा है ना, तुमको लेंदी लगेगा सब्जेक्ट, पर है बहुत इजी, बराबर। तो डेफिनेशन तो अपने ऊपर से लिख लेनी है। अभी स्कोप ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट कौन कौन सी चीजों को कवर करता है। तो चार फंक्शन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस है, ये भी ट्वेल्थ में तुमने देखे थे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट।
द डिटेल्स, द ब्रीफ डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखें। इट इज कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फंड्स। पैसा लाना ये फाइनेंस है, लेकिन किसके? एट लीस्ट कॉस्ट, वो भी अंडरलाइन करो, सबसे कम टाइम में, और वो भी अप्रोप्रिएट, सॉरी, कम कॉस्ट में और अप्रोप्रिएट टाइम में। सही समय पे पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास। इट कवर्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो पहले तो एनालाइज करेंगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। पहले तो अपने पता होना चाहिए कि अभी कितने पैसे की जरूरत है और लॉन्ग टर्म के अंदर कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिर सूटेबल सोर्स, कहाँ से पैसे आएंगे। फिर अप्रोप्रिएट टाइम पे पैसे आने चाहिए, और जो पैसे आए उसका प्रॉपर अलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और यूटिलाइजेशन यानी वपराश, यूज होना चाहिए। और उसके बेस के ऊपर से आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ अर्निंग, एप्रोप्रिएशन ऑफ अर्निंग का मतलब जितना कमाते हैं ना उसको बांटना लोगों के बीच में। फाड़वनी करवी के भाई एप्रोप्रिएशन, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने अलग अलग लोगों के बीच में। जैसे कि मैंने प्रॉफिट कमाया तो इसमें से शेयर होल्डर के पास कितना जाएगा, जर्नलिज्म में कितना जाएगा, बराबर, ये सब अगर डिस्ट्रीब्यूट करो उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ अर्निंग्स बोलते हैं। फिर आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग राइट क्वालिटी ऑफ फूड्स गुड्स इट इन राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम एंड राइट कॉस्ट। चार राइट आने चाहिए इसके अंदर, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम और कॉस्ट। पर कैसे करेंगे? तो बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन फंक्शन। हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा जो लास्ट ईयर देखा, लास्ट सेमेस्टर में? प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट। फिर प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन यानी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, सब। फिर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ फैक्ट्री ऑपरेशंस, फैक्ट्री को कैसे प्लान करेंगे, फैक्ट्री कैसे चलेगी। फिर उसके बाद में मटेरियल का परचेस कैसे किया जाएगा, उसको स्टोर कहाँ करेंगे। फिर प्लान को रिपेयर करना और उसको मेंटेन करना, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। फिर क्वालिटी, कॉस्ट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट किसका? इन्वेंट्री का लिखा है, बराबर ने। तो यहाँ पे याद रखो अच्छी क्वालिटी की इन्वेंट्री यानी स्टॉक होना चाहिए, कॉस्ट खर्चा बराबर से। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसी प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप संभाल रहे हो उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम, और ज़्यादा डिटेल में डेवलप करेंगे और ज़्यादा उसके अंदर रिसर्च करेंगे। फिर आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इट कंप्राइजेज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, अंडरलाइन, कंज्यूमर नीड्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद द रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। कंज्यूमर को की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो कंज्यूमर की जरूरत को पहचाने, रिकॉग्नाइजिंग मतलब पहचानना, और उनको प्रोवाइड करेंगे गुड्स या तो सर्विस, कैसे उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए। द एक्टिविटीज कवर्ड आर डिटरमाइन द कंज्यूमर्स नीड्स, पहले कंज्यूमर की नीड्स जानो, और एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन यानी कंज्यूमर को क्या चाहिए, धारणा सूझे नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो मार्केट रिसर्च करते हैं। फिर उसके बाद में प्लानिंग एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस, अच्छी प्रोडक्ट या तो सर्विस को अपने प्लान करें, प्राइस को डिसाइड करें प्रॉपर, डिसाइडिंग द एप्रोप्रिएट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे प्रोडक्ट को, कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे कैसे, उसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग करो, पर्सनल सेलिंग, घर घर जाके बेचो, या सेल्स प्रमोशन, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए जो कोई भी एक्टिविटी की जाती है वो सेल्स प्रमोशन में आती है। फिर कंज्यूमर के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करना, इसका मतलब उनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करना। देन फोर्थ एंड लास्ट आता है इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल एट राइट टाइम, सो दैट हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे टाइम पे, बराबर ने, राइट टाइम पे राइट पर्सन्स को लाना। अब इसमें क्या क्या आता है, पहले मैन पावर प्लानिंग, इसका मतलब कितने लोगों की कहाँ जरूरत है वो डिसाइड करना। फिर टैलेंट एक्विजिशन, मतलब हम अच्छे लोगों को रिक्रूट करें। फिर उसके बाद में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिनको रिक्रूट किया उनको ट्रेन करना पड़ेगा, बराबर। उनको डेवलपमेंट, ट्रेनिंग किसका होता है, लोअर लेवल एम्प्लॉइज का, डेवलपमेंट अपर लेवल एम्प्लॉइज का। फिर एवेल्यूटिंग एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय ने बराबर से काम किया कि नहीं उसको चेक करना है, नहीं इवेल्युएट करना। फिर इंटरनल मोबिलिटी, बिजनेस के अंदर ट्रांसफर करना, प्रमोशन देना। डिमोशन, डिमोशन का मतलब किसी इंसान को उसके पोस्ट से नीचे उतारना, उसको डिमोशन। प्रमोशन का बिल्कुल अपोजिट होता है डिमोशन।
फिर इसके बाद आगे देखो कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, मतलब प्रॉपर टाइम पे पैसा देना, बराबर नहीं। और देन आफ्टर एम्प्लॉय वेलफेयर, यानी उनको मेडिकल फैसिलिटीज देना, उनको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन प्रोवाइड करना। एम्प्लॉय रिलेशन, उनके साथ रिलेशन बना के रखना, यानी अच्छे रिलेशन जरूरी है क्योंकि वो अकेला जिंदा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एंड HR रिकॉर्ड एंड रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स के रिकॉर्ड रखना और रिसर्च करना, यानी उसी के अंदर भी अपने अच्छे लोगों को रिक्रूट करना। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन 3, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस। अब मैनेजमेंट इज साइंस, मैनेजमेंट इज ऑफन कंसिडर्ड a science because it involves systematic approaches, principles and methods that can be studied, analyzed and applied in a structured manner. अब ये इतना लंबा है देखो, पहले क्या लिखा गया साइंस, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिस्टमेटिक अप्रोच, अप्रोच मतलब આપનું ખ્યાલ કહેવાય ને તેને અપ્રોચ કહેવાય, કોઈ વસ્તુને જાણવા માટેની આપની ઈચ્છા શક્તિ, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स जिसको स्टडी किया जा सकता है, एनालाइज और अप्लाई, अप्लाई यानी मतलब प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स, एक तो सिस्टमेटिक अप्रोच है, मैनेजमेंट रिलाइज, रिलाइज એટલે ભરોસો રાખવો, on a systematic approach to handling organization activities. It involves planning, organizing, leading यानी directing and controlling resources in a coordinated and organized manner. प्रॉपर तरीके से उसको काम करना है, कोऑर्डिनेशन से काम करना और ऑर्गेनाइज मैनर मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। फिर प्रिंसिपल्स एंड थियरीज, किस किस ने थियरीज हमारे लिए बनाई है? तो हेनरी फेयोल है, उसके बाद में मैक्स वेबर, फ्रेडरिक टेलर, ये सब लोगों ने अलग अलग थियरीज कंस्ट्रक्ट की है। उन्होंने फाउंडेशन प्रिंसिपल बनाए मैनेजमेंट के साइंस के अंदर, राइट। तो प्रोमिनेंट मैनेजमेंट थियरीज, प्रोमिनेंट का मतलब सबसे ज्यादा जाने माने हो ना, वेल नोन बोल सकते हैं, प्रोमिनेंट की जगह पे ना याद रहे तो वेल नोन लिख सकते हैं। फिर आता है उसके बाद में प्रिडिक्टेबिलिटी, साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू टेक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस इज मोर प्रिडिक्टेबल एंड एफिशिएंट। क्या बनाना है? ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को मोर प्रिडिक्टेबल मतलब समझ पाए वैसा बनाना है, बाय स्टडिंग, प्रिडिक्टेबिलिटी ले जानी सकाय तेવું, बाय स्टडिंग एंड अप्लाइंग प्रिंसिपल्स, मैनेजर सीक, सीक એટલે શોધે, ढूंढना, टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट का मतलब अगर ये करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, उसकी इफेक्ट क्या आएगी वो देखना। प्रेडिक्ट आउटकम्स एंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, आउटकम को समझना और इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग सुधरता है क्योंकि कोई भी डिसीजन आज लिया जाता है लेकिन फ्यूचर के लिए लिया जाता है। फिर क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी नंबर्स, often involves the use of quantifiable metrics and key performance indicators, KPI फुल फॉर्म पूछा था MCQ, टू मेजर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। द डेटा ड्रिवन अप्रोच यानी जिसमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है आपको, अलाउज मैनेजर्स टू असेस प्रोग्रेस, इससे पता चलता है कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस क्या आया, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और इन्फॉर्म डिसीजन, पहले से हम डिसीजन सामने वाले को पता होना चाहिए कि डिसीजन ये लिए गए। फिर उसके बाद में रिसर्च एंड एनालिसिस, मैनेजमेंट साइंस रिलाइज ऑन रिसर्च एंड एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। पहले पैटर्न का मतलब कैसा करना है, ट्रेंड यानी अप्स एंड डाउन्स क्या होंगे, और बेस्ट प्रैक्टिस इसमें से सबसे बेस्ट सिलेक्ट करना है। मैनेजर्स यूज डेटा टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमाइज प्रोसेस इज फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करके दिखाना है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा और डिसीजन मेकिंग, पर डिसीजन मेकिंग के लिए आपको करना पड़ेगा रिसर्च। फिर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट एनकरेजेस एक्सपेरिमेंटेशन टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वेज टू अचीविंग organizational goals. Continuous improvement and optimization of processes are integral to the scientific approach in management. आपको हर चीज में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा और इंप्रूवमेंट के बाद ऑप्टिमाइजेशन यानी बेस्ट करना है उसके अंदर, ये जरूरी है, ये साइंटिफिक अप्रोच के अंदर जरूरी है। फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी, हमेशा कोई चीज को ध्यान में रख के कोई एक्टिविटी को डिसाइड करना है। मैनेजमेंट साइंस अटेम्प्ट्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी इन, ધ્યેય કહેવાય ને, ધ્યેય કેન્દ્રિત એને ઓબ્જેક્ટિવિટી કહેવાય। in decision making, decisions are based on evidence
तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए, डेटा एंड एनालिसिस रादर देन पर्सनल बायसेस और सब्जेक्टिव ओपिनियन। आपको क्या ध्यान में रखना है? टारगेट ध्यान में रखना है, खुद को ध्यान में नहीं रखना है। हर इंसान डिसीजन अलग लेगा क्योंकि उसका ओपिनियन अलग होता है इसकी वजह से। पर यहाँ ऐसा नहीं करना है, सब्जेक्टिव ओपिनियन को साइड पे रखना है। पर्सनल बायस, बायस यानी पार्शियलिटी, पक्षपात, वो ध्यान में नहीं देना। अब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मेनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंसिडर्ड यूनिवर्सल, हर जगह देखने को मिलते हैं एंड कैन बी अप्लाइड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, तो वो हर जगह पे अप्लाई किए जा सकते हैं। दिस यूनिवर्सलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, क्योंकि साइंस भी वैसा ही है, साइंस हर जगह सेम होता है, साइंस को हर अलग अलग जगह पे अलग अलग अप्लाई नहीं करते। इसीलिए मैनेजमेंट भी साइंस क्यों है? क्योंकि उसको भी हर जगह पे अप्लाई किया जा सकता है। फिर एजुकेशनल फ्रेमवर्क, आपको स्ट्रक्चर करिकुला, करिकुला का मतलब कोर्सेस, करिकुलम बोलते हैं ना, उसका प्लूरल करिकुला बोलते हैं। मैनेजमेंट इज ऑफन टॉट एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, उसको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। एम्फेसाइजिंग थियोरीज, मॉडल्स एंड केस स्टडीज, उसमें किस पे ध्यान दिया जाता है? मॉडल्स, यानी मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या आगे बढ़ के आपको इसके अंदर अचीव करना है। दिस एजुकेशनल फ्रेमवर्क कंट्रीब्यूट्स टू द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मैनेजर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इससे आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली अप्लाई कर पाओगे। देन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस डेवलप किया जाता है। लाइक एनी साइंटिफिक फील्ड, मैनेजमेंट इवॉल्व्स यानी डेवलप होता है ओवर टाइम। न्यू थियरीज एंड प्रैक्टिसेस इमर्ज based on ongoing research and changes in the business environment. This adaptability, adaptability का मीनिंग लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी, बदलाव लाना, जब चाहे तब मैनेजमेंट के अंदर बदलाव ला सकते हो, मार्केट में चेंज आए उसके मुताबिक। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर माना जाता है। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट नेक्स्ट है। चलो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट refers to the application of knowledge and skills to achieve the desired result. Following are the features of art. यूज ऑफ थियोरिटिकल, अब आर्ट कैसा है? तो आर्ट का मतलब एप्लीकेशन, अंडरलाइन करो, पूछेंगे एमसीक्यू में। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल, रिजल्ट को पूरा करने के लिए। तो आपके पास नॉलेज तो ऑलरेडी है, आपके पास स्किल भी है, पर आप उसको अप्लाई जब तक ना करो तब तक आर्ट नहीं है। यूज ऑफ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, नॉलेज मीन्स पोजेशन ऑफ फैक्ट एंड टेक्निक्स ऑफ पर्टिकुलर फील्ड। नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू आइडर स्टडी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और बोथ, या तो स्टडी करके नॉलेज आएगा या तो तुम्हारा प्रैक्टिकली जब काम करते हैं ना, सीखते तब। सर्टेन फील्ड इन आर्ट रिक्वायर्स थियोरेटिकल नॉलेज, जबकि कुछ के अंदर आपको जब काम करते हो तभी सीखने को मिलता है। इन मैनेजमेंट ऑल्सो नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू बोथ स्टडी एंड एक्सपीरियंस। अब ये जो सर्टेन वाला लिखा है, नो निकाल देंगे तो भी चलेगा, नो नीड। इन मैनेजमेंट ऑल्सो नॉलेज इज रिक्वायर्ड थ्रू बोथ स्टडी एंड एक्सपीरियंस, या स्टडी और एक्सपीरियंस दोनों से सीखना भी पड़ता है और एक्सपीरियंस से भी मिलता है। थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजर्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू एजुकेशन, जैसे कि एमबीए बीबीए जैसे कोर्सेज करो तो। परस्यूइंग यानी फॉलोइंग लिख सकते हो परस्यूइंग की जगह पे। अब पर्सनलाइज यूज ऑफ नॉलेज, हर इंसान अपना अपना नॉलेज अलग से इस्तेमाल करेगा। आर्ट इन्वॉल्व्स पर्सनलाइज यूज ऑफ नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। दिस मीन्स सेम रिजल्ट्स कैन बी अचीव थ्रू डिफरेंट वेज, एक ही रिजल्ट आप अलग अलग तरीके से ला सकते हो। एग्जाम्पल में, एवरी सिंगर इज डिफरेंट वॉइसेस, every actor has different acting style. The same stands true for management too, as each manager has their own way of accomplishing organizational results. यानी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स को पूरा करने के लिए सबके अलग अलग तरीके होते हैं, बराबर ने? तो मतलब हर इंसान अलग गाता है, वैसे हर मैनेजर अलग तरीके से सोचता है। फिर क्रिएटिविटी एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस, आर्ट एम्फेसाइज क्रिएटिविटी थ्रू विच न्यू थिंग्स और न्यू वेज ऑफ वर्किंग आर फॉर्म्ड। आर्ट का मतलब नई चीजें सीखने के बारे में बताते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर भी मैनेजर्स हमेशा सोचते हैं कि नई प्रोडक्ट कैसे लाएं, नई सर्विस कैसे लाएं, नई स्टाइल ऑफ वर्किंग, इनोवेटिव यानी नई, न्यू मेथड ऑफ वर्किंग, और मार्केटिंग कैसे करें। आर्ट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस फॉर इम्प्रूवमेंट, आर्ट के अंदर हमेशा अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं। कंटिन्यूस प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी एक्टिविटीज एंड इम्प्रूव्स दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेवेंट। जो लागू पड़ती एक्टिविटी हो ना,
એ જ એક્ટિવિટી આપણે કરીએ અને એલિમિનેટ એટલે દૂર કરવું, रिमूविंग लिख सकते हैं, एलिमिनेटिंग ना याद रहे तो, अननेसेसरी एक्टिविटीज को। 10 कंटिन्यूस प्रैक्टिस हेल्प्स इन रीचिंग टुवर्ड्स परफेक्शन, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम परफेक्ट बन जाओगे। दिस इज ट्रू इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो, यही चीज किस में भी काम लगती है, मैनेजमेंट के अंदर भी। नाउ सिचुएशन एप्लीकेशन, आर्ट हैज सिचुएशनल एप्लीकेशन विच मीन्स आर्ट इन वन सिचुएशन मे नॉट बी अप्रिशिएटेड इन अनदर सिचुएशन, यानी एक जगह पे तुम आर्ट जैसे अप्लाई करते हो दूसरी जगह पे तुमको अलग करना पड़े, यानी हर जगह सेम आर्ट नहीं अप्लाई होता है। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर मैनेजमेंट ऑल्सो, एज ए स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस इफेक्टिव इन वन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शायद वही प्रैक्टिस काम की ना भी हो, क्योंकि चेंज इन सिचुएशन, परिस्थिति बदल जाती है। मैनेजमेंट प्रैक्टिस वेराइज इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ चेंज इन सिचुएशन, तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आर्ट के भी कुछ फीचर्स है, तो मैनेजमेंट को हम आर्ट बन बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट देखो, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। फ्रॉम द अबव डिस्कशन ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज आर्ट, we can find that management consists of some features of art, so of science, though not in the exact way and features of art. Therefore management is both science and art, दोनों ही है, दोनों अलग अलग नहीं बोल सकते, दोनों साथ में बोल सकते हैं। यानी सबसे पहले मैनेजर को सक्सेसफुल होने के लिए नॉलेज चाहिए, प्रिंसिपल और स्किल का, तो ये कहाँ से आएगा, पढ़ाई से आएगा। तो मतलब ये साइंस है, जब तक आप पढ़ते हो ना मैनेजमेंट तब तक साइंस कर रहे हो। स्टडी ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग knowledge of management principle, while how these principles can be applied comes from practical experience, लेकिन ये प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करेंगे तुम्हारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पता चलता है। मैनेजमेंट मेक्स यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड आर्ट इन मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हमेशा किसका इस्तेमाल करेगा, साइंटिफिक नॉलेज का, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और आर्ट ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, बराबर ने, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन समझते हो, मैनेज करते हो, उस टाइम पे आप आर्ट अप्लाई करते हो, तो इसलिए मैनेजमेंट को अकेला साइंस भी नहीं बोल सकते और अकेला आर्ट भी नहीं बोल सकते, ये दोनों ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी